Let's Mic Nari News. जरा दरिया की तह तक तो पहुंच जाने की हिम्मत कर, तो फिर है डूबने वाले किनारा ही किनारा है। ये शेर उस जीवटता की बात करता है जो एक इंसान को दूसरों से अलग बनाती है। ये वही जज्बा है, हिम्मत है, जो खुद में भरोसा लाता है और फिर दुनिया को जीत कर ही चैन लेता है। आज बात होगी एक ऐसी महिला की जिसने सच्चे मायनों में प्रकृति से प्रेम किया, उसे संवारने का जिम्मा उठाया और करके दिखाया। सालूमारदा थिमक्का, जिनका जन्म आज से लगभग 100 साल पहले 1911 में कर्नाटक में हुआ था। एक आम भारतीय ग्रामीण लड़की की तरह उनका भी जीवन चल रहा था। उस जमाने में पढ़ना लिखना जरूरी नहीं माना जाता था, इसलिए वो अनपढ़ ही रही। कम उम्र में विवाह हो गया और आसपास के इलाकों में मजदूरी का वो साधारण काम करने लगी। ये तो सामान्य सी कहानी है ना। फिर ऐसा क्या हुआ कि थिमक्का बन गई ट्री वुमन ऑफ इंडिया? हुआ यूं कि शादी के कुछ वर्षों बाद भी जब उन्हें संतान नहीं हुई, जो उस दौर की शादियों और महिलाओं के जीवन का एक जरूरी अंग समझा जाता था, तब थिमक्का और उनके पति ने निर्णय लिया कि वो अब पौधे लगाएंगे और उन्हें ही अपनी संतान की तरह पालेंगे। थोड़ा असाधारण है ना? बस यही तो होती है साधारण से असाधारण की शुरुआत। सिर्फ एक निर्णय और शुरू हो जाता है बदलाव का सफर। थिमक्का और उनके पति ने पेड़ों की कलमें तैयार करनी शुरू की। पहले वर्ष में 10 कलमें तैयार की गई और उन्हें पास के गांव कुडूर के पास 4 किलोमीटर की दूरी तक लगाया गया। दूसरे वर्ष में 15 और तीसरे वर्ष में 20 पौधे लगाए गए। इन पेड़ों को लगाने के लिए उन्होंने अपने सीमित संसाधनों का ही उपयोग किया। ये दंपत्ति 4 किलोमीटर की दूरी तक 4-4 बाल्टियां पानी ले जाकर पौधों को सींचते थे। इन पौधों को चरने वाले पशुओं से बचाने के लिए कांटेदार झाड़ियों की बाड़ लगाकर सुरक्षित भी करते। ये सिलसिला चलता गया और जीवन की लय बनता गया। 4-4 किलोमीटर तक पानी ढोकर ले जाना, पौधों को जानवरों से बचाना, कांटेदार झाड़ियों से बाड़ लगाना, सब कुछ उन्होंने अपने सीमित संसाधनों से किया। पौधों को ज्यादातर मॉनसून के मौसम में लगाया गया ताकि उन्हें बढ़ने के लिए पर्याप्त वर्षा जल मिल सके। अगली मॉनसून तक ये पौधे आमतौर पर जड़ें पकड़ लेते थे। ये लोग भी उसी मिट्टी से बने हैं जिससे आप और हम बने हैं, लेकिन हम में से कई लोग पर्यावरण प्रेमी होने का दावा तो करते हैं और उसकी पुष्टि अपने घर की बालकनी में लगे रंग बिरंगे फूलों का हवाला देकर करते हैं। वे उस दिन को भूल जाते हैं जब उन्होंने अपना घर बनवाने के लिए पेड़ों को कटवाया था। फार्म हाउस की सुंदरता बढ़ाने के नाम पर जीवित पेड़ों को कटवाकर घास बिछवाई थी, या फिर पत्तों के कचरे से तंग आकर सड़क का पेड़ ही हटवा दिया था। और हम सब कभी उड़ीसा, कभी अंडमान, कभी झारखंड, तो कभी हैदराबाद में जंगलों के कटने, पशु पक्षियों के बेघर होने की खबरें तो सुनते ही रहते। ये बात ध्यान रहे, उन फैसलों को लेने वाले कुछ लोग भी हम ही में से होते हैं, जो कुर्सी पर बैठकर एक दस्तखत से लाखों जीवों और पेड़ों की जिंदगी तबाह कर देते हैं। क्या हम भूल गए हैं कि हर हस्ताक्षर, हर नीति जंगलों के लाखों पेड़ों और जीवों और उन्हीं के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी भी जिंदगी तय कर देती है? खैर, चलिए फिर से लौटते हैं थिमक्का की कहानी पर। उनके पति चिक्कैया का निधन 1991 में हो गया था, लेकिन उनकी यादें आज भी जीवित हैं और फल फूल रही हैं। आप कहेंगे कैसे? उन्होंने जो पौधे 50 साल में लगाए थे, वे अब शानदार पेड़ों की कतार बन गए हैं। दूर से हुलिकल तक की 5 किलोमीटर लंबी सड़क के किनारों पर ये पेड़ फैले हुए हैं। इन्हीं पेड़ों की छाया में थिमक्का कभी कभी आराम करती हैं और विचारों में डूब जाती हैं। स्थानीय लोग उन्हें सम्मान पूर्वक सालूमारदा थिमक्का कहते हैं, जिसका मतलब होता है पेड़ों की कतारों वाली महिला। थिमक्का तब तक जानी पहचानी नहीं थी जब तक उन्हें 1996 में नेशनल सिटीजन्स अवार्ड नहीं मिला। उनके जीवन पर एक फिल्म भी बनाई गई।
उन्होंने अपने जीवन में कुल मिलाकर 384 बरगद के पेड़ लगाए, और यदि उनके लगाए कुल पेड़ों की संख्या देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि वो संख्या लगभग 8000 है। अब इन पेड़ों का प्रबंधन कर्नाटक सरकार द्वारा किया जाता है। थिमक्का द्वारा लगाए और पाले गए 385 बरगद के पेड़ 2019 में बागेपल्ली हलागुरु सड़क चौड़ीकरण योजना के कारण काटे जाने के खतरे में आ गए थे। थिमक्का ने मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी और उप मुख्यमंत्री G परमेश्वर से इस परियोजना पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने 70 साल पुराने इन पेड़ों को बचाने के लिए वैकल्पिक उपाय खोजने का निर्णय लिया। थिमक्का आज भारत में कई एफॉरेस्टेशन कार्यक्रमों में आमंत्रित की जाती है। वो अन्य सामाजिक कार्यों में भी भागीदारी रखती है, जैसे अपने गांव के सालाना मेले के लिए वर्षा जल संचयन हेतु एक टंकी का निर्माण कराना। उनका एक सपना ये भी है कि वो अपने पति की स्मृति में गांव में एक अस्पताल बनवाएं, और इस उद्देश्य से एक ट्रस्ट भी बनाया गया है। थिमक्का हमसे ज्यादा साधन संपन्न नहीं थी, लेकिन उनमें थी इच्छा शक्ति, साहस और प्रेम। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, बल्कि उन्होंने सोचा जो मैं कर सकती हूँ वो क्यों ना करूं। आज वो सिर्फ एक महिला नहीं है, वे प्रतीक है समर्पण का, हरियाली का और आशा का। चलिए उनके जीवन से हम कुछ सीखें। हर साल एक पौधा लगाएं और उसे पालिए भी। प्रकृति को संतान की तरह अपना। कब तक प्रकृति सब अत्याचार सहकर भी हमें आश्रय देती रहे? एक कदम हम भी चलें और सोचें, क्या हम भी थोड़े से थिमक्का बन सकते हैं? उनके असाधारण कामों को देखकर और उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए ही 1999 में उनके नाम एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई, जिसे साल 2000 के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिखाया गया। उनके काम को भारत सरकार द्वारा नेशनल सिटीजन्स अवार्ड और 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और कितनी प्यारी बात है कि ये सम्मान लेने के बाद सालू माता थिमक्का अम्मा ने राष्ट्रपति भवन में भी पौधा लगाया। उनकी पद्मश्री लेते हुए जो तस्वीरें आप देखेंगे, उनमें वे राष्ट्रपति महोदय को सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती नजर आती है। यही वो सरलता है जो उन्हें अलग बनाती है, जो उनसे ऐसा काम करवा देती है जिसकी कल्पना करना भी शायद अधिकतर लोगों के वश में नहीं होता। नमस्कार। Let's make Nari News. हर साल दुनिया भर में लाखों लड़कियां और लड़के यौन शोषण या एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बनते हैं। ये सिर्फ किसी एक देश या समाज का मुद्दा नहीं है। यौन हिंसा हर जगह होती है, हर देश में, समाज के हर वर्ग में। सबसे दुखद बात यह है कि ज्यादातर मामलों में बच्चों का शोषण वो लोग करते हैं जिन्हें वे जानते हैं और जिन पर भरोसा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदक्षिणा और नारी न्यूज में आज बात गर्ल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की। ये अब्यूज या शोषण किसी सीमा के बाहर की बात नहीं है। बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले घर या स्कूल में भी ये हो सकता है। ऊपर से आजकल इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ने से बच्चों के लिए खतरे और भी बढ़ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि 20 साल से कम उम्र की करीब 120 मिलियन लड़कियां, यानी हर 10 में से एक लड़की जबरदस्ती सेक्स या किसी और यौन क्रिया के लिए मजबूर की जा चुकी है। हालांकि यह आंकड़ा शायद इससे भी कहीं ज्यादा का है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार 53% लोगों ने स्वीकार किया कि बचपन में उनके साथ सेक्सुअली गलत व्यवहार किया गया, उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया। यानी लगभग हर 2 में से एक बच्चे के साथ ऐसा होता है, हो रहा है। लगभग 90% लड़कियां बताती हैं कि पहली बार उनके साथ जबरदस्ती करने वाला कोई जान पहचान वाला ही था। ज्यादातर मामलों में परिवार का सदस्य या कोई करीबी ही। या यूं कहे, बाल यौन शोषण अक्सर वहां होता है जहां बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, उसके अपने घर में, स्कूल में
या अपने परिचितों के बीच। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों से बात स्पष्ट होती है कि ज्यादातर मामलों में अपराधी कोई अजनबी नहीं होता, बल्कि वही होता है जिसे बच्चा अपना समझता है, रिश्तेदार, पड़ोसी, शिक्षक या फिर कोई मित्र। ये एक मनोवैज्ञानिक आघात है जो बच्चे की सोच, उसकी पहचान और विश्वास की नींव को तोड़ देता है। बचपन, जो जीवन की सबसे सुंदर अवस्था होनी चाहिए, वो उसके लिए भय और चुप्पी का पर्याय बन जाता है। उनकी चुप्पी एक और जख्म बन जाती है। कई बार बच्चे इस दर्द से भागने के लिए नशे जैसी खतरनाक आदतों की ओर भी बढ़ जाते हैं, और जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो ये मानसिक जख्म उन्हें एक सामान्य जिंदगी जीने से भी रोकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ये बच्चे क्यों अपने माँ बाप से ही कुछ नहीं कह पाते और चुपचाप सब सहते जाते हैं? सबसे बड़ा कारण है डर। उन्हें डर होता है कि कहीं उन्हीं से तो कोई गलती नहीं हुई, और अगर बता दिया तो कुछ और बड़ा गलत हो जाएगा। कई मामलों में शोषणकर्ता बच्चों को धमकाते हैं कि यदि उन्होंने किसी को ये बात बताई तो उन्हें या उनके माता पिता को वो नुकसान पहुंचा देंगे। एक डरा हुआ मासूम बच्चा और डर जाता है। एक और कारण भी होता है अक्सर कि बच्चा अगर किसी इनडायरेक्ट तरीके से अपने पिता को या माँ को बताने की कोशिश भी करता है तो उसका यकीन नहीं किया जाता, उसे टाल दिया जाता है या अवॉइड कर दिया जाता है। ऐसे में बची खुची हिम्मत भी धराशायी हो जाती है और सिलसिला चलता रहता है। जी हाँ, सिलसिला। अक्सर बच्चों के साथ ये कोई एक या दो बार होने वाली घटना नहीं है, ये सालों तक चलता है और वो सालों तक झेलते हैं। कई लोगों से बात करने पर यह पता चला कि ये सिलसिला उनके साथ दशकों तक चला। 6 या 7 साल की उम्र से 15, 16, 17 साल तक वो इसे झेलते रहे, किसी न किसी डर के साए में जीते रहे। हमारे समाज में एक बच्चा तब तक बोलता नहीं जब तक बहुत देर ना हो जाए। डर, शर्म, सामाजिक कलंक और लोग क्या कहेंगे जैसी सोच बच्चों की आवाज को दबा देती है, घोट देती है। कई बार परिवार भी इस चुप्पी में सहभागी बन जाता है। बात दबा दो, बदनामी हो जाएगी, घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये चुप्पी, ये डर केवल शोषण को और मजबूत करता है। अपराधी बेखौफ हो जाता है और बच्चा ताउम्र एक अदृश्य घाव ढोता रहता है। संवेदना की ये कमी केवल अपराध की अनदेखी नहीं है, ये सामाजिक मानसिकता में एक बदलाव का संकेत है। जब हम किसी घटना को केवल एक खबर समझकर भूल जाते हैं, जब बच्चों की चीखें हमारे रोज के जीवन में कोई हलचल नहीं लाती, तो हम एक ऐसे समाज में बदल जाते हैं जहां मनुष्यता दम तोड़ रही होती है, संवेदनशीलता दम तोड़ती है। इस संवेदनहीनता की जड़ें बहुत गहरी हैं। तीव्र प्रतिस्पर्धा, भावनात्मक अलगाव, सामूहिक संवाद का अभाव और आत्म केंद्रित जीवन शैली ने हमें दूसरे के दुख के प्रति असंवेदनशील बना दिया है। यहां यह बात भी जरूर कहनी होगी कि बाल यौन शोषण का प्रभाव केवल शारीरिक नहीं होता, इसका सबसे गहरा असर मन पर होता है। जब बच्चा बड़ा होता है तब आत्मविश्वास की कमी, अवसाद, भय, रिश्तों में असुरक्षा और आत्मघात की प्रवृत्ति उसके व्यक्तित्व में गहरे तक पैठ बना लेती है। अनेक पीड़ित युवा ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में रिश्ते नहीं बना पाते, या बनाते हैं तो उनमें गहरा अविश्वास होता है। उनकी शिक्षा, करियर और मानसिक स्वास्थ्य सभी कुछ प्रभावित होता है। ये केवल एक जीवन नहीं, समाज की संभावनाओं का पतन है। उस एक व्यक्ति का पतन है जो बचपन से बड़े होकर एक नागरिक के तौर पर समाज का हिस्सा होने वाला है। समाधान क्या है फिर इसका? समाधान का पहला कदम है चुप्पी को तोड़ना। और चुप्पी कैसे टूटेगी? बच्चों को बताना होगा कि वो अकेले नहीं हैं। उन्हें ये सिखाना होगा कि उनके साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है उसमें उनकी रत्ती भर भी गलती नहीं है, और मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत है। और उन्हें इतना खुला वातावरण देना होगा कि वो आपसे आकर बात कर सकें।
परिवारों को, स्कूलों को, समाज को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि बच्चे खुलकर बोल सकें। बच्चों के साथ संवाद, विश्वास और भावनात्मक सुरक्षा का माहौल बनाना अनिवार्य है। स्कूलों में यौन शिक्षा जैसे गुड टच, बैड टच जैसी जानकारी, माता पिता की वर्कशॉप्स और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग जैसे कदम बहुत जरूरी हो गए हैं आज के समाज में। अगर कोई बच्चा व्यवहार में बदलाव दिखा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक पेरेंट है या आपके आसपास कोई बच्चा है और अगर उसके व्यवहार में बदलाव दिख रहा है, वो चुप हो गया है, गुस्सैल हो गया है, अकेलापन चाहता है, अंधेरा चाहता है, तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हर नागरिक, हर अभिभावक, हर शिक्षक, हर पड़ोसी की भूमिका है। चुप ना रहें, संदेह होने पर कार्रवाई करें। बच्चा रो रहा हो, डरा हुआ हो तो पूछें, सहानुभूति से, प्यार से और भरोसे से। समाज संवेदनशील बनेगा जब हम संवेदनशील बनेंगे, जब हम हर बच्चे को केवल एक नाम या चेहरा नहीं बल्कि एक भावनात्मक, संवेदनशील और अधिकार संपन्न मनुष्य समझेंगे। जी हाँ, हमारे समाज में अक्सर बच्चों को कुछ नहीं समझा जाता, उनकी बातों पर गौर नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों को भी एक अधिकार संपन्न मनुष्य का दर्जा दें। बाल यौन शोषण एक अपराध है, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध है हमारी चुप्पी और संवेदनहीनता। ये समय है जागने का, बोलने का और ऐसे समाज के निर्माण का जहां हर बच्चा बिना डर के जी सके, खिलखिला सके और अपने सपनों को सच कर सके। और एक बहुत जरूरी बात कि यदि बच्चा आपसे आकर कुछ कहे तो उस पर यकीन करें, उसे प्रेम और सुरक्षा का भाव देते हुए बात को ठीक तरीके से जानने की कोशिश करें, ना कि अवॉइड करें, ना कि दुत्कार दें। कई संस्थाएं इस दिशा में अलग अलग तरीके से काम भी कर रही है, जैसे कि यूनिसेफ ने 2017 में झारखंड के जमुआ गांव में यूनिसेफ की ओर से एक कराटे की क्लास शुरू की, जहां बच्चियों को आत्मरक्षा और आत्मबल सिखाया गया ताकि वो समाज में फैली इस तरह की बुराइयों का सामना कर सके। हमने कुछ बच्चियों से बात करने की भी कोशिश की। हम उनकी पहचान जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनके अनुभव सुनकर महसूस कर पाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ सहा, क्या कुछ हमारे समाज में अब भी बाकी है जिन्हें एड्रेस करना हमें अभी जरूरी है। बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी, मेरी, हम सबकी, तो इसे जरूर निभाएं। आज नारी न्यूज में इतना ही। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आया और आपको लगता है कि ये किसी और के लिए भी जरूरी हो सकता है तो इसे बाकी लोगों के साथ जरूर शेयर करें और याद रखें, सवाल करते रहें क्योंकि बदलाव उसी से आएगा। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।